बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियासत और अवाम में सलमान हैदर 10 मई पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अब अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव किया है। 21 मई को भारतीय गुलामी में पलने वाली BLA, जिसे रियासत ने फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दिया, इसने खुजदार में स्कूल वैन को निशाना बनाया, जिसमें अब तक इतलात के मुताबिक 6 तालिबात और एक तालिब इल्म समेत 8 अफराद शहीद हो चुके हैं। आज DGI SPR और सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने भारत के 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने रखी और बताया कि खुजदार के मामले में हमले का वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में हुआ। और इसके अलावा दीगर उन्होंने कुछ हक़ाइक़ भी सामने रखे, दहशतगर्दों के हमले के हवाले से बताया, मुस्तक़बिल के ख़तरात के हवाले से बताया, और जो उन्होंने बताया कि अब दहशतगर्दों को ख़तरनाक नताइज भुगतना भी होंगे। पाकिस्तान ने भारत की 20 साला रियासती दहशतगर्दी की तफसीलात तो रखी, लेकिन सवाल अहम यह है कि आखिर दुनिया भारत की इस रियासती दहशतगर्दी पर क्यों खामोश है? क्यों आलमी बरादरी भारत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रही, और पाकिस्तान को आलमी सतह पर कौन से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, इस पर बात करनी है। इसके अलावा पॉलिटिकल होराइज़न में बात करें तो यहाँ मामला बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ऐसी इतलात थी कि हुकूमत और PTI में कोई मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा खुल सकता है। PTI को लेकर तज़व्वुज़ का शिकार भी रहे लोग। बैरिस्टर गौहर साहब ने यहाँ तक कहा कि सियासी सीज़फायर करना चाहिए, मुतालबा उन्होंने किया। फिर इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने से पता चला कि उन्होंने इनकार कर दिया, बकौल उनकी बहन की। अब मामला ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, नहीं होगी, लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट इसके लिए तैयार है या नहीं है? क्योंकि आर्मी चीफ साहब के फील्ड मार्शल बनने पर उन्होंने तो ये कहा, बकौल उनकी बहन के, कि उन्हें तो बादशाह सलामत ही बन जाना चाहिए। ऐसे में कोई दरवाज़ा खुलेगा? अंदरूनी बैरूनी ख़तरा से निपटने के लिए सियासी जमातों को एक पेश पर कितना ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ जी। ज़शान रफ़ीक साहब वज़ीर बल्दियात पंजाब नून लीग भी हमारे साथ मौजूद है जी। प्रोग्राम के हिस्से में शौकत यूसुफज़ई साहब तहरीक इंसाफ से वो हमारे साथ होंगे। कादिर खान मंदोखिल साहब हमारे भाई रहनुमा पीपल्स पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। और सीनियर तज़कियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, उनसे भी हमने बात करनी है, और स्पेशली इस मामले को उनके सामने रखने के पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान का जो केस है, और स्पेशली भारत की जो दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें स्टेट पूरी की पूरी इन्वॉल्व है, अब तक कोई किरदार अदा कर सका या कामयाबी के साथ इसका तसलसल दे सका या नहीं दे सका। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, DGI SPR ने भारत की 20 साला रियासती दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी को बताया कि उनकी पॉलिसी क्या थी, और दुनिया भी ये जानती है भारत ने कनाडा में भी दहशतगर्दी करवाई, अमेरिका में भी दहशतगर्दी करवाई, वहाँ सिखों को भी कत्ल किया। एक पूरी है कुलभूषण की शक्ल में हमारे पास उनकी निशानियां भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी दुनिया खामोश है। हमारी पॉलिसीज़ में क्या कमी रह गई, या आप कहते हैं ऐसे कौन सा स्टेप है जो हमें उठाना चाहिए कि कम से कम बावर तो है लेकिन रियलाइज़ भी अच्छे से हो जाए? जी बहुत शुक्रिया। हमारी पॉलिसीज में तो कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। गवर्नमेंट ने स्पेशली जो इंडिया के साथ हमारा कोई 2 वीक्स पहले जो स्टैंड ऑफ था, उस दौरान भी आपने देखा, और रन अप टू दी स्टैंड अप पे आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी डिप्लोमेसी रही है, दुनिया ने उसको सराहा और फॉर द फर्स्ट टाइम में भी हमने देखा कि हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात की है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, ओवरऑल जो दुनिया में जहाँ भी जिस फोरम पे जाके उन्होंने बात की, लोगों ने बात सुनी, तो उसका सबसे बड़ा आपको फायदा ये नजर आया कि हिंदुस्तान हमें वो भी पहली दफा अंडर प्रेशर नजर आया, डिप्लोमेटिकली अंडर प्रेशर नजर आया। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो अपने आप को सारे दुनिया में रस्तू कहते हैं, बहुत बड़े जयशंकर, उस जयशंकर के लोगों ने उस तरीके से बात अभी नहीं सुनी जिस तरीके से पहले लोग सुना करते थे। और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और जो हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, मिलिटरली और डिप्लोमेटिकली हमारा जो कॉम्बिनेशन है, इसी की वजह से हमें सक्सेस मिली है। और दुनिया बात समझती है, आप ठीक कह रहे हैं, दुनिया बात समझती है, दुनिया अंडरस्टैंड भी करती है, हिंदुस्तान के असली चेहरे को भी जानती है। और आपने जैसे दुरुस्त फरमाया कि हिंदुस्तान की जो स्टेट टेररिज्म है सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, दुनिया के दूसरे ममालिक भी, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, मिडल ईस्ट, बहुत सारे कंट्रीज उसका शिकार अभी हैं, और वहाँ पर भी उसको हजीमत उठानी पड़ी है। अभी मसला ये होता है कि इंटरनेशनली कुछ स्टेट टू स्टेट रिलेशन होते हैं, कोई इंटरनेशनली कोई अलायंसेज होती हैं, ग्रुपिंग होती है, ब्लॉक्स होते हैं, उनकी वजह से एट टाइम्स खुल के लोग बात नहीं करते। लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ एवरीबॉडीज हार्ट, अब देखें ना, ये डिप्लोमेसी की वजह से सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया, और सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के बाद कोई ऐसी बात आपको सुनने में नहीं आई जिससे कोई नजर आया हो कि हिंदुस्तान की जो स्टेट टेररिज्म है उसका किसी ने नोटिस नहीं लिया, बल्कि इजलास के दौरान मेजॉरिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स ने इंडिया को उसके ऊपर सरजनश की या
اس کو اس چیز سے اتفاق نہیں کیا اور پاکستان کی بات سنی. پاکستان نے دنیا سے ڈوزیز بھی شیئر کیے ہیں, ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. اور جو اس کا خاص طور پہ جعفر ایکسپریس کے حادثے میں اور اس کے بعد جو بھی ریسنٹلی بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ہم نے دنیا کو. اچھا بریگیڈیئر صاحب, جب 22 اپریل کو یہ پہلگام کا واقعہ ہوا, فالس فلیگ آپریشن کیا گیا بھارت کی طرف سے, تو بھارت نے انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا. انٹرنیشنل میڈیا کے پاس پاکستان کے منسٹرز وغیرہ گئے, سخت سوالات پوچھے گئے جیش محمد کے حوالے سے, جماعت الدعوہ کے حوالے سے. لیکن عالمی میڈیا میں بلوچستان میں سیکیورٹی کونسل نے اس کو کنڈیمڈ ضرور کیا ہے, اور بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی پر بھارت سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا. یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی حقیقت ہے. مجھے وہ اقدامات بتائیں کہ پاکستان کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے اس سے یہ نقاب اتارا جا سکے. اقدامات سب سے جو بہترین اس میں اقدام ہو سکتا ہے جو گورنمنٹ نے ٹھیک اسٹیپ لیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں جو ایک وفد ہمارا بھی انٹرنیشنلی یورپین کیپٹلز میں اور امریکہ اور انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنلی جو اوپینین میکرز ہیں ان سے مل کے جو بات کر رہے ہیں یا کریں گے, آئی تھنک سب سے بیسٹ. یہ بڑی اچھی پالیسی ہے, بہت اچھی اسٹریٹجی ہے. اور اس میں جو لوگ بھی گئے ہیں وہ بھی کونا مشق ہیں, وہ ڈپلومیٹس بھی ہیں, پولیٹیشینز بھی ہیں, ٹیکنوکریٹس بھی ہیں. ایک تو یہ, لیکن یہ سلسلہ یہیں پر رکنا نہیں چاہیے. ہماری ایمبیسیز کو پرو ایکٹیولی ہو کہ وہاں کے لوکل میڈیاز جو ہیں, جو ان ممالک کے لوکل جرنلسٹ ہیں, لوکل جرائد ہیں وہاں پر, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ان کے ساتھ کنٹینیوسلی انگیج رہنا چاہیے. اور جتنے بھی شواہد ہم پیش کر رہے ہیں یا ہم نے پیش کیے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یا سیکٹری انٹیریئر نے, ان شواہد کو اس میڈیا کے سامنے جا کے بتانا چاہیے. اور ان میں بتانے کے لیے اتنا کچھ ہے, وہ اتنا انڈیا اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. اتنے اسٹرانگ لنکیج ہیں تاکہ یہ شفٹ جو ہے. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمیں لوگ بعض اوقات حذف تنقید بناتے, انڈیا کو نہیں پوچھتے. اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے. ابھی وہ ہسٹوریکل جو افیکٹس ہیں اس کو ختم ہوتے ہوئے تو ٹائم تو ڈیفینیٹلی لگے گا. بٹ مجھے پورا یقین ہے, میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں کہ اگر ہم نے یہ اسٹریٹجی ایسے رکھی, جس طرح پرائم منسٹر ابھی نیکسٹ ویک ایران, ٹرکی, آذربائیجان جا رہے ہیں انٹرنیشنل ممالک کے ساتھ. اور اب دیکھیں امریکہ جو ہے اس کا اسٹانس ابھی اس طریقے سے جارحانہ نہیں ہے. امریکن پریزیڈنٹ کا پاکستان کی طرف جو اسٹانس ہے اور جو ہندوستان کی طرف اسٹانس ہے, یہ وہ ہسٹوریکلی ایسا پہلے نہیں رہا. اور اس کی بھی ریزن یہی ہے کہ آپ کا جو نیریٹو ہے وہ نیریٹو دنیا بھی انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گئی ہے. لیکن چونکہ اتنا پرانا یہ سلسلہ, اتنا پرانا یہ مسئلہ ہے, اور ہندوستان کی اتنی پرانی ڈومیننس رہی ہے ان ایریاز میں, اسپیشلی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر, اس کو اثر زائل ہوتا ہے. اچھا, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے کوئی شرارت کا امکان ہے؟ کیونکہ آج صبح رابطہ بھی ہوا سعودی وزیر خارجہ سے بھی, بھارت بھی کہہ رہا ہے صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں, عرب اسٹیٹس بھی اس کے اندر انوالو تھی سیز فائر کرانے میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک شرارت کا عنصر رہے گا؟ میں خزار میں تو بتا دیا انہوں نے کیا کیا, بچوں سے ڈر گیا, لیکن آپ ویسے بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اور ہندوستان ہمارا دشمن ہے, رہے گا, اسپیشلی جو مائنڈ سیٹ انڈیا پہ گورنمنٹ کر رہا ہے ان کے ہوتے ہوئے اسپیشلی. اور یہ ان کے ساتھ جو کہ ہماری دشمنی ہمارا اس طریقے سے وہ ایک تعلق جو ان دشمنی پر مبنی وہ ہے, ڈیپ روٹیڈ ہے. تو خطرہ تو ہر وقت رہتا ہے, خطرہ بالکل ہر وقت رہتا ہے. اور اسپیشلی اگر وہ یہ سندھ طاس معاہدے کو جو ہیلڈ ان ابینس انہوں نے کیا ہوا ہے, اگر اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے اور پاکستان کا پانی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی تو پھر کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اور اس کو ہم کہہ چکے ہیں وہ ایک فوری طور پہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے, لیکن ابھی وہ ہمیں سرپرائز نہیں کر سکتے. انہوں نے جو 10 مئی کو دیکھ لیا ہے ان کے ساتھ جو ہوا ہے, تو آئی تھنک 50 دفعہ سوچیں گے. بٹ وہ شرارت کا عنصر اشتعال انگیزی کی صورت میں بھی رہ سکتا ہے. ابھی چھوٹی سی بات آپ کا ٹائم میں لے رہا ہوں, اگر سندھ طاس معاہدے کے اوپر جو ہم ڈکلیئر کر چکے ہیں, اگر اس کی طرف ہماری طرف سے کچھ ہوتا ہے تو اس کو وہ پھر دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان نے پروبیبلی اس پہ یعنی سرپرائزنگ فیکٹر ہمارے پاس ہے, بھارت کے پاس نہیں ہے, لیکن دشمن تو ہے اور نظر بھی رکھنی ہے, اسی لیے فورسز بھی ویجیلنٹ ہے. اور کہا ہے اگر آپ نے پھر کوئی خواہش پوری کرنی ہے تو اپنی کر لیں. ذیشان رفیق صاحب آپ بتائیں, ظاہر بات ہے پولیٹیکل کویشچن ہے, ایک کائنیٹک معاملات ہیں جس میں پاکستان بھرپور طریقے سے جواب دے رہا ہے, ایک ڈپلومیٹک بھی معاملات ہیں جس میں کہیں نہ کہیں ہمیشہ سے کمی کی گنجائش تو ہوتی ہے. آپ بتائیں, بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ جو ہے ایز اے دہشت گرد اسٹیٹ, میں فیٹف کا پلیٹ فارم کہہ رہا ہوں, یونائٹڈ نیشن کا پلیٹ فارم کہہ رہا ہوں, ہم کیسے رجسٹر کرا سکتے ہیں؟ اس کے اوپر کیوں نہیں پابندیاں لگ سکتی ہیں؟ جب ہم خزدار کے واقعات بتا رہے ہیں, ہم فتنۃ الخوارج کے واقعات بتا رہے ہیں, ہم سپانسرڈ دہشت گردی سے متعلق پورے ایویڈنس رکھ رہے ہیں, کہاں کمی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان بھائی. سلمان بھائی, گزارش ہے کہ میں بھی بات تھوڑی سی وہی کروں گا جو بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ایک پچھلے کئی دہائیوں سے ایک جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا انٹرنیشنلی بھی اور
मैं समझता हूँ कि इंडिया की डोमिनेंस जो थी वो ओवर द ईयर्स जो है ना वो इस्टेब्लिश होती जा रही थी, उसको बहुत बड़ा एक रिवर्स गेयर लगा है अभी रिसेंटली। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको देखें इस तनाज़र में कि ये जो रिसेंट जो जंग हुई है, जो इंडिया की तरफ से जो जारहियत की गई थी, फिर उसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से जो दिया गया, इसको इंटरनेशनली जिस तरह से लिया गया, तो उसमें ना सिर्फ हमारी अस्करी जो ताकत है वो शो हुई, बल्कि हमारी जो हारजा पॉलिसी थी उसने भी इंडिया को पूरी दुनिया के सामने जो है ना वो मैं समझता हूँ कि शिकस्त दी। और आप ये देखें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने लास्ट टाइम कब ट्वीट की ऑफिशियली और कश्मीर के इशू को रिकग्नाइज़ किया, और मेन इसी इशू की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन की इसको वजह को उसने रिकग्नाइज़ किया। तो इससे पहले कब हुआ था? तो मैं समझता हूँ कि ये हारजा पॉलिसी की हमारी कामयाबी थी और दुनिया के अंदर ये रजिस्टर हो चुका हुआ है। बल्कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ इसको आप इस तनाज़र में मत देखें कि अब अस्करी तौर पे या हारजी तौर पे जो है इंडिया को शिकस्त हुई है, बल्कि अब मुआशी तौर पे भी दुनिया जो हिंदुस्तान की तरफ एक रुझान लोगों का था, मुल्कों का था, ठीक है, वो भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरफ आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तो डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल वालों को कह दिया कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की तो 25% टैक्स आपको लगेगा। देखें, मैं बिल्कुल मैं समझता हूँ कि देखें ये चीज़ें जो है ना, ये अगर आप देखें तो ट्रेड की बात तो खुद बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने। एक चीज़ ना थोड़ी हकीकत पसंदी के साथ भी देखनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट इट मैटर्स, अगर कुछ मिले, कुछ समझ आए क्या चीज़ें पोजीशन बन रही है। मैं ये सब आलमी बरादरी में हमने देख लिया असल में हमारे साथ है कौन क्या नहीं। बहरहाल जब वो आखिर तक देख लिया उन्होंने कि पाकिस्तान अब क्या कुछ कर सकता है, सिर्फ चंद घंटों में हमने क्या किया। लेकिन धमकियाँ अभी भी आ रही हैं, दरियाओं को पानी नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी ये कह रहा है, किशन गंगा डैम से दरिया नीलम का पानी रोका गया जी, और 40% बहाव कम हो गया है। पाकिस्तान तो अभी तक स्टैंड बाय पोजीशन पे है ना, सीज फायर की पोजीशन पे है। मुझे ये बताएं आलमी सतह पर पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? देखें, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने ये बात की है, हिंदुस्तान की तरफ से अपनी जारहियत जो है ना वो अभी जारी है, और वो बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद छुप के जिस तरह वार करने की कोशिश कर रहा है वो भी लोगों के सामने है। जिस तरह मैं वही बात करने जा रहा था कि हिंदुस्तान को मुआशी तौर पे जितनी सपोर्ट दुनिया से मिलती रही पिछले कई दहाइयों से, पाकिस्तान को उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली। लेकिन अब देखें, इस चीज़ को आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये दरवाजे नहीं खुलेंगे। पाकिस्तान जो है ना उसने इतनी मुश्किलात के अंदर भी अपने आप को इस तरह से इस्टेब्लिश किया, पाकिस्तान ने अपने दफा को इस तरह से मजबूत किया कि हिंदुस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सका। जो बड़े बड़े दावे उस हिंदुस्तान के थे कि मेरे पीछे ताकतें खड़ी हैं, तो पाकिस्तान के साथ जो मुल्क खड़े हैं वो भी उन्होंने भी देखे जी, मतलब साबित किया है। पाकिस्तान जब इस मुश्किल वक्त से गुजर रहा था तो पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंड लिया, और ये इनमें इजाफा होगा। मैं बताऊँ आपको, बाकी जो आपने बात की है, बिल्कुल आपकी बात इस वक्त तक बिल्कुल ठीक है कि हिंदुस्तान अभी तक अपने वो पानी के मामले में वहीं पर खड़ा है। लेकिन अब हम इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, जिस तरह ठीक है बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, तमाम बाकी जो है ना साथ में वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा भी चीन से होके आए हैं, अभी वो मज़ीद एक्टिव भी होने जा रहे हैं। वो तो गवर्नमेंट लेवल पे तो किए जा रहे हैं ना, लेकिन उसके साथ जो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं, मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है ना उनको भी मुख्तलिफ जो वॉक्स ऑफ लाइफ से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी साथ जो है ना वो जा रहे हैं, जाकर दुनिया को ये बावर कराएंगे। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, हम बावर भी कराएंगे इंशाअल्लाह और ये चीज़ इस्टेब्लिश भी करेंगे। जो मेन चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान अपना स्टैंड फर्मली लिए हुए है, और पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो दुनिया के सामने इस वक्त इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है। ये देखें, सलामती कमेटी की जो मीटिंग है उसमें आप देखें, हिंदुस्तान को शिकस्त हो रही है। इस पर थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हिंदुस्तान इसको बुखलाया हुआ है, वो पैरेलल चल रही है। मुझे तो पानी रोकने पे जवाब देना ना, मुझे तो उन बैरियर्स को, उन रुकावटों को रोकना है या उड़ाना है या खत्म हिंदुस्तान करना है। के लिए, तो हिंदुस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म इसको लेके चल पाएगा। इसको नहीं लेकर चल पाएगा। कादिर साहब को शामिल करूं जरा। कादिर साहब मुझे बताएं, बिलावल साहब भी सरब्राह एक सफारती कमेटी बनाई गई है, कितना जरूरी है भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करना? जब मोदी कहता है कि बात टेरर पर होगी, तो भाई टेरर पर बात होगी तो टेररिस्ट तो भारत है, उसको बेनकाब करना है। पानी वाला थ्रेट अपनी जगह पर खड़ा हुआ है ना, अगर उसके लिए हमें तो जाहिर बात है काइनेटिक कोई ऑपरेशन करें या अपनी किसी तरीके से भी, उससे बेहतर तो यही होगा ना कि सफारती सतह पर कोई इस तरह का इक़दाम किया जाए। प्लीज़।
सलमान हैदर साहब, बहुत सारी बातें मैंने सुन ली है, मैं रिपीट वाली बात नहीं करूँगा। यकीनन पाकिस्तान एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ ये जंग जीता है, और जिस तरह इंडिया हम पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर उनकी अपने लोग जो ना वो बटे हुए हैं और उनमें एक तफरीक है, लिहाजा ये मौका है हमला करने का। तो मेरे ख्याल में वो माजी का पाकिस्तान समझ रहे थे, उनको ये नहीं पता कि हम पिछले 40 साल से हालात जंग में 1979 से जब रूस ने हमला किया अफ़गानिस्तान पे, तो हम बराबर के पीस रहे थे। और जो पहलगाम वाला वाक़या हुआ है, ऐसे तो पाकिस्तान में हज़ारों वाक़े हुए। लेकिन बात यह है कहने का कि पहली बात मैं पानी का जवाब दे दूं। आपको याद होगा जंग से पहले बिलावल भुट्टो साहब में उस जगह मौजूद था जलसे में, हैदराबाद जलसे में, उन्होंने कहा या तो पानी आएगा या खून आएगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सख्त बात नहीं हो सकती है। ठीक है। और फिर DGISPR से भी कल सवाल किया गया, उन्होंने भी ये कहा कि पानी तो किसी सूरत में बंद नहीं होगा, पानी होगा तो जंग होगा। तो ये तो बड़ा दो टोक अल्फाज है। आप बड़ी कोशिश कर रहे थे जीशान साहब को घुमाने की, लेकिन ये कि पानी के पर तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। तो यूँ समझ लें जैसे इंडिया ने पहले हमला किया है, पानी बन किया, हम उसी तरह हमला समझेंगे और एक लम्हे की देर पाकिस्तान नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज क्या, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है ना वो फ़ौज बनकर उसका मुकाबला करेंगे। नंबर एक बात। ठीक है। अब बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत बातें तो हो गई है, थोड़ी सी मेरी बात को गलत तरफ न ले जाए, बल्कि जो तनकीद बड़ा इस्लाह हो तो ज़्यादा बेहतर होता है उस हवाले से। आप मुझे बताओ, पहलगाम का जो वाक़या हुआ है, ऐसे पाकिस्तान में हज़ारों वाक़यात हुए हैं और डायरेक्ट इंडिया मुलवस था। पहलगाम वाक़े में तो उन्होंने 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया पाकिस्तान मुलवस है, न कोई सर, न कोई पैर, न कोई सबूत, न कुछ। हमारे पास एक जिंदा शख्स को बशम यादों के सूरत में जो उसका जुर्म कबूल करना, प्लानिंग पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करना, वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। ठीक है। हम दुनिया को उसके ऊपर कायल नहीं कर सके। ये हमारी गलती को या हमारी हिकमत अमली कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी। बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद आप ये समझ लो कि APS के बच्चों के बाद ये अभी जो 2 दिन पहले जो खुजदार में बच्चों के ऊपर हमला हुआ, क्या ये हमला पहलगाम हमले से 2000 गुना ज्यादा खतरनाक, ज्यादा दर्दनाक नहीं है? सही है। तो आप मुझे बता दें, मासूम बच्चों के ऊपर हमला जंग का, अगर हमारा वास्ता जो ना एक ऐसे बेशर्म बुजदिल दुश्मन से पड़ा है जिनको जंग के उसूल ही नहीं पता। जंग में भी खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों पे हमला टारगेट नहीं किया जाता। अच्छा, तो मुझे समझ आ गई हमारा दुश्मन कमजोर है, मुझे इस बात का अंदाजा है, आपका पॉइंट भी आ गया। सफारती कमेटी बनाई हुकूमत ने ना, तो अपोजिशन की उसमें नुमाइंदगी नहीं थी। इत्तेहाद एक ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्ड तो जा सकता था। अब देखें, कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी उस अपनी हुकूमत की उस सफारती कमेटी के अंदर शामिल भी हैं, लेकिन सुबह दोपहर शाम नरेंद्र मोदी साहब की जिस तरीके से वो बैंड बजाते हैं ना, आज उन्होंने फिर 3 सवाल रेज किए कि कितने में बेचा है आपने हिंदुस्तान को, आपने डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर क्यों किया। वो रोज़ सवाल दागे जाते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI इनकी नुमाइंदगी भी होती है इस कमेटी में, ताकि दुनिया के सामने पता चलता कि हम कितने मुत्तहिद हैं। सलमान हैदर साहब, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि हुकूमत की कुछ गलतियाँ कोताही है, इसकी निशानदेही इस वजह से ज़रूरी है कि ताकि इसकी इस्लाह हो जाए। आप मुझे बताओ, उससे पहले जो सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, उस वक्त भी मैंने ये कहा कि PTI को उसमें शमूलियत और इवन कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए उसमें दावत देनी चाहिए। उसके बाद अभी जो आप फॉरेन कमेटी की बात कर रहे हो, जो बिलावल साहब की सरबराही में, क्या अर्थ था अगर PTI को शामिल करते। और दूसरी बात यह कि मुझे 100% यकीन है कि PTI ने इसको इनकार करना था, और वो शिबली फराज ने ऑलरेडी सेनेट में कहा कि हम इनके साथ तो बैठेंगे नहीं। लेकिन कम से कम पाकिस्तान की आवाम को इनका PTI का ये जो मुनाफिकाना चेहरा है वो तो कम से कम सामने आता कि ये है, मतलब हम जंग की बात कर रहे हैं और ये हमारे से, लेकिन ये हुकूमत ने गलती की है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, पता नहीं हुकूमत के कौन सी मुशीर है जो इन चीज़ों में भी वो बिल्कुल उसी तरह सोच रहा है। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ के भी वो करूँ कि जो मोदी सोच रहा था कि पाकिस्तानी मुआशरा तकसीम है, मैं समझ रहा हूँ 2-4 हलीमा बीबी और
गौर खान या सही कह रहे शफी हैं। फराज का या उमर अयूब के बयानात के अलावा और आल अच्छा, पीटीआई कादिर भी अनबोर्ड बिल्कुल, कादिर खान बंदूकेर साहब, आपने मुशीरों का जिक्र किया, हुकूमत के पास कौन से, मेरा ख्याल है वही मुशीर हैं जिन्होंने कल खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला साहब को या तो दावत नहीं दी या उनको बुलाया नहीं गया। इतनी बड़ी तकरीब थी, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी, लेकिन ऐवान सदर में वो मौजूद नहीं थे। ये भी एक अहम सवाल है। इस ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को लेके इतना तज़ब्ज़ुब का क्यों शिकार है? ज़रा थोड़ा सा बताएं। आप लोग मुज़ाकरात भी चाहते हैं और हमें पता चला है कि इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन अलीमा खान साहबा कहते हैं कि इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल जनरल बनने के बाद उन्होंने कहा दरअसल उनको बादशाह बन जाना चाहिए था। तो ये दोनों चीज़ें कैसे चलेंगी साथ साथ? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब हमेशा कौम की तर्जुमानी करते हैं और एक लीडर का काम भी यही होता है। जहाँ वो इस बात को सराहा कि कौम ने एक अच्छी फतह हासिल की, मुत्तहिद होके सारी कौम एक पेज पे आई, लेकिन जो निज़ाम इस मुल्क में राइज है वो बादशाह से कम नहीं है। और निज़ाम कौन चला रहा है, इसलिए वो जुमला आ गया। ठीक है। तो या तो कोई कह दे कि जी नहीं, ये नहीं चल रहा निज़ाम। ठीक है। ये निज़ाम जितना है इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, सबको पता है कि वो तो नहीं कर रहे जो फजर की नमाज 2 बजे पढ़ते हैं स्विमिंग पूल में। ठीक है। वो तो कहीं और से चल रहा है। उन्हें तो इतना दे दी जाती है कि जी ये होने जा रहा है, ठीक है। आप मेंटली तैयार हो जाइए। वो भी नहीं निज़ाम चल रही, क्योंकि जो कहती हैं कि फोर्स का जो चीफ है वो जनरल होता है। ठीक है। और वो भी नहीं चला रहे, जो मोदी के खिलाफ बोलने में उनकी जुबान में लुकनत आ जाती है। ज़ाती तौर पे आपकी क्या राय है फील्ड मार्शल जनरल बनने के बाद? फिरदौस साहब, आप उनको मुबारकबाद देते हैं? आप समझते हैं ये बेहतरीन मौका था, उनको ये ओहदा दिया जाना चाहिए था? क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब ने तो मुबारकबाद दी जी, है। मैं बिल्कुल मुबारकबाद देता हूँ। इससे के मालूम है पिछली दफा वाले जो फील्ड मार्शल बने थे वो तो खुद ही अपने आप को बन लिए थे, इन्हीं ने कम से कम कैबिनेट से तो पास कराई है डिसीजन। अच्छा, ठीक है। पास कराइए से क्या मुराद सर? नहीं, कैबिनेट ने बनाया है ना। ठीक है। वैसे तो कोई यहाँ हॉल उनके कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती उनकी इजाजत के बगैर पाकिस्तान में। ठीक है जी, तो ये है। अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एक अब वो देखिए, हर आदमी अपनी अपनी प्रोटेक्शन की बात करता है। जरदारी साहब ने प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी ले ली, ये अब फील्ड मार्शल हो गए, तो इनकी ट्रायल हो ही नहीं सकती बिकॉज ये टिल डेथ सर्विंग जनरल है। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा आप रोशनी डालेंगे? कल हमने देखा कि एक बड़ी तकरीब थी, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद नहीं थे। थोड़ा बताना पसंद करेंगे? वो खुद मौजूद नहीं थे, उनको दावत नहीं दी गई थी, क्या था ये मामला? इसको क्लियर कर दें प्लीज़। नहीं, वो उस वक्त जो थे क्या वो इमरान खान से अडियाला जेल में मिल रहे थे। अच्छा, ये वजह थी। हाँ, इसमें कौन सी ऐसी, सारी मीडिया को पता है ये बात। ओके। अच्छा, कल जुमेरात का दिन था, सियासी मुलाकातों का दिन था। सियासी मुलाकातें हुई नहीं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की 80 मिनट की मुलाकात हुई। ठीक। उससे पहले कोर्ट की हियरिंग के दौरान हमारे वकीलों की और कुछ लोग जिनकी जो ट्रायल का हिस्सा है 9 मई की, ठीक है, उनकी भी मुलाकात हुई थी खान साहब से। और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात से मुतालिक इतलात है आपके पास कि कल उसके अली अमीन गंडापुर साहब के बाद उनकी मुलाकात भी हुई थी बैरिस्टर सैफ साहब की, जो मुशीर हैं केपीके के? मुझे असल में अली अमीन गंडापुर का तो मुझे कंफर्म है। बैरिस्टर सैफ का मैंने ना सवाल पूछा, ना मेरी नज़र से कोई आइटम गुजरा, तो मैं आपको ना हाँ में जवाब दे सकता हूँ ना में दे सकता हूँ। जो चीज़ मालूम नहीं उसका जिक्र कैसे करूँ? ओके ओके ओके, मैं अब जिशान साहब को शामिल करता हूँ। जिशान साहब, हमने पूछा जी पीटीआई से, तो हमने कोशिश भी की कि जाने कि भाई मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते हैं। आप बताएं, आप लोग क्यों नहीं संजीदा पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से मुज़ाकरात करने में? वज़ीर आज़म ने दावत भी दी, बैरिस्टर गौर साहब ने सीज़ फायर की भी बात की कि जब सीज़ फायर हो जाना चाहिए। बड़े बड़े स्टेप हैं, पाकिस्तान तहरीक के साथ हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन आपकी नीयत में कुछ कमी लग रही है सर। थोड़ा बताएं कैसी है नीयत आपकी आजकल? सलमान भाई, गुजारिश है जी कि ये मेरा ख्याल है कि आपने जो बात की है ये थोड़ी सी उल्ट है।
اوکے हमने इनकी तरफ हाथ बढ़ाए, हमने इनको दावत दी मल्टीपल टाइम्स. जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फ्लोर ऑफ हाउस भी खड़े होके अपोजिशन को दावत दी कि अब पाकिस्तान की ज़रूरत है. जब ये 6 और 7 मई के दरमियानी शब जो हिंदुस्तान ने जो जाहिर की थी, उस मौके के ऊपर भी हमारी तरफ से तो ये पैगाम बड़ा क्लियर था. लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो जो लोग बाहर नज़र आते हैं वो डिसीजन मेकिंग कर नहीं सकते. ठीक है. यहाँ पे कुछ पर्दा नशीन हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं. उनकी जो इमरान खान साहब से मुलाकात करके जो असल वहाँ से राय लेके आते, लाइन लेके आते हैं, वो आके टो करते हैं. ठीक है. अब देखिए, जब पूरी कौम इकट्ठी हुई उस मौके भी हमारे इन भाइयों ने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की. जब आपका मुल्क हालत जंग में है, उस दौरान भी बातें ये हो रही थी कि किस तरह से पीटीआई को रिलीफ मिल सके, पीटीआई को फ़ायदा कहाँ से उठाया जा सके. देखिए, ये मेरा ख्याल है कि हर मौके पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए. ठीक है. और अगर एक पाकिस्तान ने जंग जीती है, जिस जंग को दुनिया ने रिकगनाइज़ किया है, पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन्होंने भी रिकगनाइज़ किया, पूरी दुनिया ने इसको जो है ना वर्ल्ड वाइड एक यकज़बान होकर इसको रिकगनाइज़ किया कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती. देखिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा. ठीक है. उस मौके पे अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को रिकगनाइज़ किया जाता है, उनको फील्ड मार्शल बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ उनका हक बनता है, उसके ऊपर इस तरह के तंदो तेज़ जो बयानात देना और जो है ना बिल्कुल जो मैं समझता हूँ कि मज़ा में उसको जाकर पॉइंट आपका आ गया. आपने भी बड़ी प्यारी बात की ना, निशान पे ज़रा सवाल सुन लें कि हर वक्त सियासत नहीं की जाती, हर वक्त ऐसी बात नहीं की. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. कल मोहतरमा साहिबा ने बोला, मरियम नवाज साहिबा ने, कि 9 मई 2023 जो था ना, 10 मई 2025 से बड़ा वाक़या था. उन्होंने ये क्यों कहा? एक सेकंड, सवाल मेरा पहले पूरा एस्टैब्लिश हो जाए. 9 मई में हमारे कोई जवान तो शहीद नहीं हुआ. 9 मई में हमारी सिविलियंस को कैजुअलिटीज़ तो हुई नहीं. 9 मई में 9 मकामात पर इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल तो नहीं मारे थे. आप मुझे ये बताएं क्यों कहा ये? मैं बताता हूँ आपको. देखिए, ये मौका था वैसे. देखिए, मैं बताता हूँ, बिल्कुल इसमें मौका था. इसकी वजह ये है कि जब हम एक जंग की हालत से कामयाबी से निकले हैं, उस दौरान अगर एक जमात का नेगेटिव रोल रहता है, एक जमात पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करती. सर, वज़ीर-ए-आज़म शुक्रिया अदा करें, आर्मी चीफ शुक्रिया अदा करें, डीजीपीआर शुक्रिया अदा करें, नवाज शरीफ शुक्रिया अदा करें, आप पॉजिटिव रोल लें. मुझे मौका दे. गुजारिश है कि वो जो इनके कुछ लोग जो शायद इनकी जमात में मैटर नहीं करते, कुछ लोगों ने अच्छा रोल प्ले किया, बिल्कुल उनका शुक्रिया भी अदा किया गया. लेकिन जो मेन इनके पीछे थिंक टैंक है, जो फैसले साज हैं बेसिकली, उनका रोल आप देखें. मैं समझता हूँ कि दूसरी बात यह है कि 9 मई जो है ना, वो वाकई एक स्याह दिन था पाकिस्तान की तारीख के अंदर. पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर अंदर से अटैक किया गया. तो क्या हम उसका इजहार ना करें? क्या इस चीज़ की बात है ना सर? नहीं, वक्त की इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं है 9 मई सर. वक्त की बात नहीं है. ये एक वाकया, एक स्याह दिन था पाकिस्तान की तारीख में. ये वाकया हुआ है. और जो करने वाले हैं वो पाकिस्तान के, मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते, जिन लोगों ने ये हरकत की है. आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर. देखिए, क्या कोई जस्टिफाई करता है? आप ही ने कहा ना कि पाकिस्तान का दुश्मन, सियासत नहीं करनी चाहिए. पाकिस्तान का दुश्मन नहीं, पाकिस्तान का जो दुश्मन, सरगोदा के बच्चों में लैपटॉप तकसीम हो रहा है, उस दौरान 9 मई कहाँ से आ गए यार? अभी तो 10 मई की सेलिब्रेशन करने थे ना. देखें, मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मन हैं वो तो वाज़ेह नजर आते हैं. ओके, कादिर खान मंदोखिल साहब, आप जरा जवाब दें. कुछ तुक बनता था सर? जो कमजोर करने की कोशिश करते हैं उनके बारे में बात. कादिर खान मंदोखिल साहब, आप बताएं, कोई तुक बनता था मरियम नवाज साहबा का ये कह देना कि यार कि 9 मई ज़्यादा बड़ी बात है, 10 मई से ज़्यादा नुकसान 9 मई वालों ने पहुँचाया? मौका देखें, महल देखें. अभी कह रहे हैं कि सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, हर वक्त हर सियासत नहीं चमकानी चाहिए. आप समझते हैं कि ये मुनासिब वक्त था मरियम नवाज साहबा का ये गुफ्तगू करना? नहीं जी, बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं था. और मेरे ख्याल में मरियम बीबी हर वक्त उस मौके पे पीटीआई के ख़िलाफ़ नौजवानों के सामने वो बोलती है जहां उन्होंने कोई नवाजना होता है, जैसे लैपटॉप देना है या कोई और फंड देना है, स्कॉलरशिप देना है, क्योंकि वो सारे लोग जो ना बाकायदा चुन चुन के आता है. उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो न्यूट्रल होगा, उनमें कोई ऐसा नौजवान नहीं होगा जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ नहीं होगा. तो ये सारी चीज़ें तो है. लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें भी बड़ी सख्त बातें आती है पीटीआई के ख़िलाफ़ बोलने का, नून लीग के ख़िलाफ़ बोलने का. लेकिन क्योंकि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो जंग सीज फायर हुआ है, अभी तो स्टे ऑर्डर मिला है, समझ लो. तो अभी तो जंग तो बाकी है, जंग तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है. तो ऐसे सूरत हाल में मैं इनकी चीज़ों के बावजूद कि आलिमा बीबी का बयान था या उमर अयूब का बयान था
कि हमारे तोपों में तो डीजल पेट्रोल नहीं है, हमारी मिसाइल में हमारी गोलियां नहीं है वगैरह वगैरह। ये ऐसे बयानात देने के बावजूद मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई ने ओवरऑल मैं समझ रहा हूँ कि रोल अच्छा अदा किया है। मतलब ये 3-4 बयानात को इस तरह तो बयानात तो मैं अगर इस मरियम तरह के बयानात तो साबिक आर्मी चीफ भी दे चुके हुए हैं सर। वो तो हीट ऑफ द मूवमेंट होती है, वो तो चीजों को अपनी राय देना चाहूंगा। अभी आऊंगा, मैं भी आपके पास आऊंगा। कादर भाई ने बात की है, मुझे मौका कादर भाई मैं इसके साथ एक सवाल अटैच कर लें प्लीज, एक सवाल अटैच कर लें। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब फील्ड मार्शल जनरल बनने के ऐलान के बाद वो कहते हैं उनको बादशाह हो जाना चाहिए? डेफिनेटली सूरत हाल के हवाले से सूरत और जब सिचुएशन को हम देखेंगे एक दूसरे के साथ डॉट जोड़ें तो ये तो निहायत गैर मुनासिब है। इमरान खान साहब अपने लिए रिलीफ के दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? नून लीग तो कहती है वो डील की तरफ आना चाहते हैं। देखिए ऑन ग्राउंड चीजें कुछ और हैं। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि मैं वकील हूँ और मुझे पता है जब एक बंदा जेल में होता है तो उसके ऊपर बड़ी डिप्रेशन का भी शिकार होता है, 10 चीज़ें होती है। और नहीं कहना चाहिए, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल तो मैं ये भी कर रहा हूँ क्या नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी ने मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ बोला है आज तक? ये भी सवाल है। मैं तो कहता हूँ इन सारी बातों को दरगुजर करे, इन सारी बातों को दरगुजर करे। जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद यही सवाल कहते हैं, मैंने कहा है कि बिल्कुल बोला है नवाज शरीफ साहब ने मोदी के खिलाफ, ये इतनी बड़ी बात है बोलना? इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ज़ीशान रफ़ीक साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। ज़ीशान रफ़ीक साहब ये भी बताना चाह रहे थे कि इस सारी जंग के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहबा ने नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से कुछ बोला है और ख़बरदार किया, जैसा नरेंद्र मोदी कह रहा था ना कि मेरी रगों में खून नहीं गर्म सिंदूर खोल रहा है और मैं एक एक जवाब दूंगा, ये तमाम चीज़ें। तो थोड़ा आप रिस्पॉन्ड कर दें। मैं सबसे पहले तो मेरे भाई कादर मंदोहेल साहब ने लैपटॉप स्कीम के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे सिलेक्टेड लोगों को बुला के, मर्ज़ी के लोगों को बुला के ये बात की जाती है। तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ये कोई एक बंदा लेके आए जो मेरिट के ख़िलाफ़ वहाँ पे हो। इन्होंने कहा ना कि अपनी मर्ज़ी के लोगों को वहाँ पे बिठा के तो उनको लैपटॉप दिए जाते हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लैपटॉप लोगों को दे रहे हैं, मेरिट पे दे रहे हैं। इनको चैलेंज करता हूँ एक भी लेके आएँ, एक भी साबित करें। लेकिन अगर ये नहीं कर पाते अपने सूबे के अंदर तो ये हमारा कसूर तो नहीं ना। जब अगर ये लोगों को वो इनिशिएटिव जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पंजाब के लोगों को दिए हैं, अगर इनसे नहीं हो पाता तो उस तरफ जाएं, ना कि हमारे किए हुए इनिशिएटिव के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें। दूसरी बात जो आपने की है, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो तकरीर हैं जहाँ जहाँ पे भी वो गई हैं, उन्होंने बाकायदा हिंदुस्तान की जारहियत के बारे में और नरेंद्र मोदी के बारे में वहाँ पे जिक्र किया है। आप देखें ना पिछले कितने दिनों में, बाकी जो नवाज जगह पे ठीक है, आप उनकी तकरीर निकाल के देख लें पिछले दिनों में, जो जहाँ भी गई हैं वहाँ पर उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को भी अप्रिशिएट किया है और उसके साथ साथ हिंदुस्तान की जारहियत उसके ऊपर बाकायदा बात उन्होंने की है। इसके अलावा मुझे बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके कायद है। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आला बैठी हैं। तो क्या ये पॉलिसी जो होती है ये जमात की पॉलिसी नहीं होती? अगर शहबाज शरीफ साहब को डिसीजन लेते हैं और उसके बाद यहाँ तक कि आपको मालूम है इस चीज़ का कि मियाँ साहब बाकायदा मीटिंग्स भी उन्होंने अटेंड की हैं वो वाली, जिसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट फैसले किए गए। तो मियाँ साहब की गाइडेंस के अंदर ये चीज़ें होती रही हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो हुब्बुल वतनी है ना, वे ये अगर कोई उनके ऊपर कोई सवाल उठाने की कोशिश करेगा तो ये चांद के ऊपर थूकने के बराबर होगा। ये अपने मुंह के ऊपर पाकिस्तान के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो खिदमात हैं उससे बढ़ के किसी और की खिदमत है तो लेके आए टेबल के ऊपर। ठीक है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है, देखें गुजारिश है कि जो इशूज़ हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए। जो जब सियासत के ऊपर बात होती है सियासत के बारे जवाब भी दिया जाता है फिर इस हवाले से। ज़ीशान भाई मैं वैसे कादिर खान साहब के पास बढ़ रहा हूँ, वैसे ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान की तमाम क़यादत का, मिलिट्री क़यादत का, पाकिस्तान की सियासी जमातों का, पाकिस्तान की मीडिया का, पाकिस्तान की यूथ का, पाकिस्तान की आवाम का, तमाम का स्टांस एक होना चाहिए ना। तो अगर किसी की टाइमिंग्स आगे पीछे हुई है तो और वो स्टांस आपका पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। अब देखिए कौन कौन से लोग पाकिस्तान के साथ है, इस पूरा पाकिस्तान साथ था, पूरा साथ था। और जो लोग इस दौरान भी डंडी मारते रहे हैं, सर किसी ने डंडी नहीं मारी सर? बिल्कुल मारी है लोगों ने। लोग इसके ऊपर ये जो अभी कादर मंदोहेल साहब ने खुद बताया है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है कौमी असेंबली में, उनके बयान देखे ना। ठीक है, उसके बाद पीटीआई के कई लोगों के बयान देखे। सर सवाल तो कोई भी कर सकता है ना सर, सवाल करना सरकारी सच के साथ सर नीचे क्यों करना है किसी ने? लेकिन आपने वो बयान नहीं देखे, जो वो तो मज़खा है इस बयान। ओके जी, कादिर खान मंदोखेल साहब जरा प्लीज आपकी तसल्ली हो गई ज़ीशान रफ़ीक साहब के उस जवाब? मैंने तो आपसे पहले ही अर्ज किया है
کہ کوئی بیان ہے تو ویڈیو دکھا دے میری تسلی کے لیے, لوگوں کی تسلی. ایک بھی بیان نہیں ہے مودی کے خلاف, میں چیلنج کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ذرا تھوڑا سا ایک چیز بتائیں, فیصل واڈا صاحب نے واقعی بجٹ بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے, اور جو زمینی حقائق ہیں کیا وہ بڑھنا چاہیے, آپ مجھے یہ بتائیں. اور انہوں نے کہا کہ تنخواہیں تک ڈبل ہونی چاہیے اور حکومت کو اپنا ترقیاتی بجٹ ختم کرنا چاہیے. تو یہ ممکن ہوگا حکومت چلانا ان تمام چیزوں کے ساتھ؟ ظاہری بات ہے یہ بجٹ تو پھر ہر جگہ سے کم ہوگا نا. مجھ سے سوال ہے؟ جی قادر صاحب آپ ہی سے سوال ہے. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ذیشان صاحب نے مجھے چیلنج کیا ہے, تو میں بتاؤں کہ پھر اس کا شجرہ نکالنا پڑے گا. میرا سوال آپ نے بائی پاس کر دیا, مجھے بس یہ پتا ہے. میں سوال بھی نہیں سوال پہ آ رہا ہوں, پھر آپ مجھے سنیں گے نہیں, اس وجہ سے میں پہلے مدعا کر رہا ہوں. نہیں میں سن لو, پہلے فردوس صاحب کے پاس جانا نا. آپ مجھے بتاؤ, سی پے کے سارے پیسے سینٹرل پنجاب میں لگا لیے, ایک موٹر وے سندھ میں نہیں ہے, ایک موٹر وے بلوچستان میں نہیں ہے, ایک موٹر وے خیبر پختونخوا میں صرف پشاور تک ہے اور کوئی نہیں ہے 1.5 گھنٹے کا. دیکھیں میں یہ کہوں گا فیصل واڈا کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. یقیناً ہمارا فوج مضبوط ہوگا تو ہمیں تحفظ ملے گا, لیکن یہ کیا کہ ترقیاتی کام ختم کیے تو پھر یہ گلیاں سڑیاں, یہ پانی بجلی, یہ ساری چیزیں پھر ختم کر رہے ہیں. یقیناً ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں الحمدللہ ہمارا فوج جو ماضی کی نسبت جو ہے نا وہ کافی مضبوط ہے. ہمارے پاس جدید ایکوپمنٹس آ چکے ہیں, ہمارے پاس جو ہے نا وہ تھنڈر جو ہے نا وہ J-17 وہ پاکستان میں بن رہا ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہندوستان کی جو خیال تھا تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پرانا پاکستان ہے, ہم 40 سال سے جنگ میں حالات تو ہم نے اپنی جو بڑے مضبوط رکھے. اب یہی سوال نا میں فردوس صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فردوس صاحب آپ ذرا تھوڑا بتائیے گا, فیصل واڈا صاحب نے دفاعی بجٹ بڑھانے کا کہا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دفاعی بجٹ تو ڈیفینیٹلی اس کی کم سے کم ایک ڈیٹرنس کے اندر ہمیں رہنا ہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں حکومت کے لیے یہ کرنا اتنا آسان ہوتا ہے سر؟ دیکھیے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دے دیں سلمان بھائی, پلیز جس بات کر رہے ہیں ہم لوگ کے مودی کے خلاف بیان نہیں دیا, مریم بی بی کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیجیے. یا تو وہ ٹویٹر استعمال ہی نہیں کرتی ہوں, ایکس پہ جاتی ہی نہ ہو, اور اتنے بڑے واقعے کے اوپر ان کا ایکس کے اوپر ایک ٹویٹ دکھا دیں. نہیں بالکل نہیں. ذیشان صاحب سچ بول رہے ہیں. اسے کہ یہ کوئی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے باتھ روم میں بیٹھ کے ایک تقریر کرے اور کہیں کہ جی دیکھیں بول رہی تھی مودی کے خلاف. بھائی آپ کے جو پبلک پلیٹ فارم تھے جن کو آپ بڑی باقاعدگی سے استعمال کرتی ہیں ان پہ کیوں نہیں بولی؟ اب آپ کا سوال ایک اور پہ جانے سے پہلے, سب سے بڑا اس ملک کا دشمن وہ ہے جس نے اس ملک کے آئین کو پامال کیا. پہلے مجھے بتا دیا جائے اس ملک کا آئین پامال ہوا یا نہیں ہوا, 90 دن کے اندر الیکشن ہوئے یا نہیں ہوئے, جعلی طریقے سے سینسس جس باڈی میں پاس ہونا چاہیے تھا وہ ہوا جینوئن باڈی میں یا نہیں ہوا. خود سندھ کے چیف منسٹر نے کہہ دیا کہ یہ تو کونسل آف کامن انٹرسٹ پاس ہی نہیں کر سکتی تھی. جو کچھ اس وقت عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آئینی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کے آئین میں میجورٹی 13 کے فیصلے کو 11 کی بینچ سنے گی. کیا بات ہے. اب آپ کے سوال کا جواب, پاکستان فوج کے لیے نہیں ہے, فوج پاکستان کے لیے. ٹھیک, پہلے پاکستان میں خوشحالی آئے گی. فیصل واڈا صاحب کو میرا پیغام پہنچا دیجئے, اس کے بعد دگنی نہیں تگنی تنخواہ کر لیں. جس ملک کے اندر 40% لوگ سطح غربت کے نیچے ہوں وہ یہ خواب نہیں دیکھ سکتا کہ اس وقت فوج کی تنخواہیں دگنی کر دی جائیں. ٹھیک, یہ اگر فوج جو ہے یہ مرسنری آرمی نہیں ہے, یہ حب الوطنی کے جذبے سے لڑتی ہے, تنخواہوں کے لیے نہیں لڑتی. ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا, ویلڈ پوائنٹ ہے سر. دوسری اس کو ذرا کلیئر بھی کریں نا اس پوائنٹ کو بھی, کہ ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کل ملاقات کی عمران خان صاحب سے, 2 گھنٹے سے زائد وقت ان کی ملاقات رہی, تو انہوں نے کچھ چیزیں کہیں کہ بھائی اگر عمران خان صاحب سے ہماری معاشی ٹیم کی ملاقات نہ کروائی گئی تو IMF کے ساتھ مذاکرات میں ہم نہیں بیٹھیں گے. تو سر مخالفین تو آپ کا الزام لگا رہے ہیں نا کہ آپ IMF کے پروگرام کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں. جی IMF کے پروگرام کو ہم سبوتاش کیا کریں گے, اس کا نہیں ذکر ہو رہا تھا.
सर फिर एक क्यों कहा पूरी अली अमीन ने? फाइनेंस कमीशन बनाई गई, उसके अंदर केपी का नुमाइंदा क्यों नहीं है? इसी ताज हैदर साहब, मंदोखाल साहब मौजूद हैं, बड़े अच्छे इंसान थे, उनके इंतकाल के 1 माह के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाता है सेनेट का। केपीके से सेनेटर्स नहीं आते, जो सानिया निश्तर ने रिजाइन किए हुए भी 6 महीने हो गए, तो क्या इसको जमहूरियत कहा जाएगा? ठीक है, क्या ये जमहूरियत का कत्ल नहीं है? आज 1 साल हो गया, रिजर्व सीट का मसला नहीं हल हो रहा, ये आईनी है। और केपीके के वालों ने क्या गुनाह किया? ठीक, आपका सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला है, भाई आप कम से कम उनको इलेक्ट कर देते, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, फिर आप चैलेंज करते रहते। ठीक, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई स्टैंडर्ड है यहाँ तो, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जैसे चाहते कर लेते। नहीं अब कौन से 17 सीटों पे निशान साहब की पार्टी जो है हुकूमत कर रही है। ठीक है, पैटर्न ने, फैफन ने, सबने कह दिया, पूरी दुनिया ने कह दिया कि ये लोग जीते नहीं है, कि मियां नवाज शरीफ हारे हैं। वो उस बदले में डॉक्टर ठीक। यास्मीन नासिर जो एक कैंसर की पेशेंट है उन्हें और बाहर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है सर, इसकी रियलाइजेशन भी है। जितनी मेरी कादिर खान मंदोखेल साहब से बात हुई और पिछले हफ्ते में हमारी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात हुई, अंडरस्टैंड सब करते हैं, लेकिन वही है ना बात कि एक स्टेप आगे आके इन तमाम मामलों को कौन सा रेस करेगा। यानी किसी के लिए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईज़ हैं, लेकिन किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हों, चाहे सेनेट के इलेक्शन, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा सवाल है जी। ज़िशान रफ़ीक साहब, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब मौजूद थे, और जी हाँ हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब। सबका बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।